तो मैंने शुरू किया था टेंस। टेंस से देखो। नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इंग्लिश में टेंस आज हम शुरू करेंगे। एक बच्चा है हाई स्कूल का, तो उसी को पढ़ा रहे हैं। तो हमने टेंस बताया था, टेंस का मतलब भी बताया था क्या? काल। टेंस का मतलब काल। अब चाहे काल कह लो चाहे उसी को समय कह लो। और हमने कहा था कि टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी इंडेफिनिट अभी आएगा। प्रेजेंट टेंस पहला बताया था, और दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। यही बताया था, लिखते भी चलो। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हमने ये भी बताया था कि इन सब की हिंदी क्या कह सकते हो? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अंकल जी वो एक हम भाई और साहिल भाई हैं। अच्छा अच्छा, आओ। वालेकुम अस्सलाम। तो हम ये कह रहे थे कि जो टेंस होता है, टेंस मतलब काल होता है। काल कहो या तो समय कहो, समय ही कह लो आसान भाषा में। और टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस हमने बताया, दूसरा पास्ट टेंस बताया, और तीसरा फ्यूचर टेंस बताया। ठीक। फिर हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में अगर आप कहना चाहो तो हिंदी में क्या कह सकते हो? वर्तमान काल। ठीक है। उसी तरह अगर पास्ट टेंस को हिंदी में समझना चाहो तो भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में समझना चाहो तो क्या कह सकते हो? भविष्यकाल। लिख लो, तुम भी लिखते चलो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ट्रांसलेशन जानते हो? नहीं तो जानते ना। हाँ तो सीख लो। भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल लिख लो। कहीं कोई दिक्कत आएगी समझने में तो पूछना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये इसी टेंस का हिस्सा है। ये तीनों टेंस तीन प्रकार के होते ही हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। भाई हम अगर कहेंगे समय की बात करेंगे तो समय कितने प्रकार के होते हैं? या तो समय जो बीत गया वो रहेगा, या तो समय जो आने वाला है वो रहेगा, या तो समय जो चल रहा है। तीन ही तो रहेगा। तो ये तीन प्रकार के काल होते हैं, और एक एक काल में चार चार तरह के वाक्य बनते हैं। कितने तरह के? चार चार तरह के। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहां ना समझ में आए पूछना।
लिख लो फिर बताते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको हिंदी में वर्तमान काल कहेंगे। अब वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो इस समय आके बैठे हो, ये वर्तमान काल है। 1 घंटे पहले कहाँ थे, वो भूतकाल हो गया। अब आने वाले समय में 1 घंटे बाद तुम कहाँ होगे, वो भविष्य काल हो गया। तो हर टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, हर टेंस के 4 तरह के वाक्य बनते हैं ट्रांसलेशन के लिए। पहला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे ये प्रेजेंट वाला था तो हमने प्रेजेंट लिख दिया, ये पास्ट वाला है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखेंगे। तो लिख लो, लिख लोगे कि हम लिख दें? लिख लेंगे, लिख लोगे ना। उसी तरह से सेम यहाँ पर पास्ट की जगह फ्यूचर कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब अगर हम नियम बताने की शुरुआत करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। अभी ये लिख लेना, जैसे ही हमने लिखा है वैसे ये सब लिख लेना, लेकिन नियम तो यहीं से शुरू करेंगे ना। पहले इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे, फिर इसको, उसके बाद मतलब जितने भी प्रकार के वाक्य हैं हर वाक्य में अलग अलग नियम लगता है। तो आप उनको हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एग्जांपल्स और जो भी नियम होते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। मिटा लें। सबसे पहले तो एक छोटी सी परिभाषा लिख लो ताकि किसी वाक्य को ये पहचान जाओ कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, परिभाषा में ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कैसे वाक्य कहलाते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस माने क्या होता है? सेंटेंस माने वाक्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं। इसका एग्जांपल भी देंगे अभी। तो पहले ये एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, समझ लो कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कोई एग्जांपल है वो हम दे रहे हैं पहले, उसके बाद आप लोगों से पूछेंगे। जैसे मीरा स्कूल जाती, तो अंत में हमने कहा था ता है या ती है या ते है लगा रहे, तो यहाँ अंत में क्या लगा है? ती है लगा। एक और एग्जांपल दूसरा ते है वाला, तुम बताओगे। ते है वाला, वह स्कूल जाते हैं कैसे हो जाएगा? वह तो जो है एक वचन हो गया। वे स्कूल जाते हैं, हाँ वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं।
यहाँ ते है आ गया। एक तुम बताओ ता है वाला। राम स्कूल जाता है। बैकअप तो इस पर राम स्कूल जाता है। यहाँ ता है आ गया। तो ये तो एक ऐसा एग्जांपल हो गया कि इसकी वजह से ये पहचान पाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते कैसे हैं। तो अब समझ में आ गया कि अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे रहते हैं। जैसे मीरा स्कूल जाती है, वे स्कूल जाते हैं, राम स्कूल जाता है, मोहन पढ़ता है, और तुम सोते हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम दौड़ते हो। ये सब क्या हो गया? ये सब एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिससे ये साबित होता है कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जैसे ये वाक्य लिखे हुए आ जाए परीक्षा में आपके और कहा जाए कि इसका ट्रांसलेशन बनाइए, तो कैसे बनाओगे? इज लगेगा ही नहीं। हाँ, इसका एक नियम, जो नियम है वो हम इधर बताए दे रहे हैं, उस नियम से इन दोनों को आप लोग करिए, ठीक है। जैसे हमने कहा मीरा स्कूल जाती है, तो ये जो मीरा है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, कौन काम करने वाला है, कौन जा रहा है, या कौन खा रहा है, या कौन दौड़ रहा है, कौन यहाँ क्या, या कौन यहाँ कर रहा है काम, मीरा कर रही है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता ही है कर्ता, यानी काम करने वाला, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शार्ट में लिख दिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब माने काम, वर्ब माने क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे मीरा है, ये कौन सा कार्य कर रही है? जाती है ना, तो जाने का कार्य कर रही है, तो यही वर्ब हो गया। और आप लोगों के डिक्शनरी में वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, क्या कर रही है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा रहता है, ठीक है। यही नियम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर हम इसको करें तो मीरा हो जाएगा पहले, क्योंकि मीरा सब्जेक्ट है, ठीक है, मीरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, यानी कि क्या कर रही है, ये जाने का काम कर रही है, तो गो माने क्या होता है, जाना। तो मीरा गो। एक चीज इसमें जो पॉइंट वाली बात है अभी हम बताएंगे आपको, मीरा गो कहाँ जा रही है, टू स्कूल, टू स्कूल। अब अगर आपने ऐसे बना दिया और आप सोच रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल तीर मार दिया, सही कर दिया, तो यहाँ गलत हो जाएगा। छोटा सा एक पॉइंट है, अगर यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा जरूर। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य है, अगर वाक्य बहुवचन में है, बहुवचन, बहुवचन और एकवचन समझते हैं। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, और एक वचन मतलब सिर्फ एक। हम अगर तुम्हारे बारे में पर्सनली बात कर रहे हैं तो तुम एक हो गए ना, या किसी और लड़के के बारे में, या सिर्फ मीरा के बारे में बात कर रहे हैं तो मीरा एक ही तो है, तो ये एक वचन हो गई। तुमने जैसे भी एग्जांपल बताया था वे, तो वे का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, कई हो, लेकिन एक नहीं है। ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तभी तो कहेंगे वे स्कूल जाते हैं, वे मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा जहां होगा वहां बहुवचन होगा। तो हमने कहा अगर वाक्य बहुवचन में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम ऐसे बन जाएगा। जैसे हमने कहा मीरा गो टू स्कूल, सेम ऐसे बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वाक्य एक वचन में है, अगर वाक्य एक वचन यानी कि सिंगुलर एक वचन में है, तो यस या ईएस बढ़ा देंगे। कहाँ बढ़ा देंगे, कहाँ बढ़ा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस बढ़ा देंगे। तो ये एक वचन में है कि वो वचन में,
एक वचन में है। तो मीरा गो टू स्कूल, इसमें वर्ब यही तो है, यस सर। तो इसमें ईएस बढ़ा देंगे। सर यस क्यों नहीं लगता है? अरे यस लिखोगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, गोज कैसे होता है? यस सर। एक वचन ये स्पेलिंग गलत हो जाएगा, गोज कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, गोज हमेशा GOES लिखा जाता है। और उधम भी यस ES, बस। हाँ ES जब बढ़ा देंगे तभी तो गोज होगा। Yes. अब ई नहीं लगाएंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, गोज कभी GOS होता ही नहीं है, ठीक है? यस हमेशा गोज में GOES रहता है, GOS नहीं रहता है, तो इसीलिए GOES लगाएंगे। मीरा गोज टू स्कूल, तो ये तो एक वचन वाला हो गया। यस अब अगर हम यहाँ बहुवचन वाला सेंटेंस जो तुमने एक बताया है, वे स्कूल जाते हैं, तो दे माने वे होता है, हमेशा जानते हो। सर। और यही कर्ता हो गया, कर्ता यही तो हो गया। यस सर। कौन जाता है? वे जाते हैं, मतलब दो, एक दो चार जो भी हो, एक नहीं है लेकिन एक से ज्यादा है, तो दे माने वे होता है, दे माने वे। और हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कहाँ जाते हैं? जाते हैं ना, ये यस सर। जाने का काम कर रहे हैं, तो देखो इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में, हमने एक वचन में बताया है कि यस या ईएस बढ़ा देंगे, जहां पर यस बढ़ाने लायक होगा वहां यस बढ़ाएंगे, जहां ईएस बढ़ाने लायक होगा वहां ईएस बढ़ाएंगे। लेकिन अगर बहुवचन में है तो सेम वैसे उतार देंगे, यस ईएस नहीं बढ़ेगा। तो दे गो टू स्कूल, समझ गए? यस सर। समझने में कोई दिक्कत? तो एक और दो पहले लिखो, फिर इसको हम पूछते हैं, तुम लोगों से हम कहेंगे ये करने के लिए। अच्छा ये टू क्यों लगा रहे हैं? टू टू हेल्पिंग वर्ब है, वो लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? मतलब कि खाली इसी के लिए है कि हर टेंस के लिए है? हर जगह, जैसे मान लो कि मेज पर कुछ चीज रखा हुआ है तो ऑन द मेज करते हैं ना, पानी में तो इन द वाटर करते हैं ना, कहीं जा रहे हो तो गो टू फलाने। टू तो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे इन हो, चाहे ऑन हो, चाहे टू हो, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको लगाया जाता है, ठीक है? टू मतलब एक तरह से सोच लो को, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? बाजार को जाता है, बाजार को जाता है, तो इसलिए टू लगा दिया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। दो लिख लो एग्जांपल, और इसका ट्रांसलेशन जो बनाए हैं उसको लिख लो, और तीसरा वाला करो। पहले का तो ये है, और दूसरे का ये है, और तीसरा करो। इसी में नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जैसे अभी हमने लिखा, अभी तुमने बताया था कि मीरा खाना पकाती है, ये तो अफर्मेटिव हो गया, सरल वाक्य हो गया। नेगेटिव होगा उसी में, मीरा खाना नहीं पकाती है। इसका अलग नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका अगर करोगे तो नियम तो सब वही है कि सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, वर्ब उसके बाद में होगा, ऑब्जेक्ट सबसे अंतिम में होगा। लेकिन जब नहीं का शब्द का प्रयोग होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, यदि वाक्य में एक वचन है, कर्ता अगर एक वचन है, कर्ता यही तो हुआ, यस सर। कर्ता यही हुआ ना। यदि वाक्य में कर्ता एक वचन में है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतना समझ पाए? यदि कर्ता बहुवचन में है, बहुवचन में तो सर डू नॉट का प्रयोग करेंगे।
डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तुमको ये मीरा क्या लग रही है, एक वचन की बहुवचन? एक वचन है, तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा लिख देंगे मीरा डज नॉट, तुरंत इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या करती है, पकाती है, खाना का भी नाम है ना लो, वर्ब आपका पकाना हुआ, ये सब ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बाद में। तो मीरा पकाती है, पहले इसका बनाओ, नहीं का तुमने बना लिया, डज नॉट लग गया, मीरा डज नॉट। अब पकाना का क्या होता है, कुक, और कुक का अगर तीनों फॉर्म हम बताएं तो कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये तीनों फॉर्म हो गया। तो मीरा डज नॉट कुक, COOC के कुक, फूड, फूड माने खाना, फूड माने खाना, और कुक माने पकाना। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि अभी अभी हम बताए हैं कि एक वचन रहेगा तो यस या यस बढ़ जाएगा, बताए थे ना, लेकिन हमने यहाँ नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य हो गया, और नेगेटिव वाक्य में डज नॉट लग गया, डज नॉट लग गया तो यहाँ ना बढ़ेगा ना कुछ होगा, सेम कुक लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म। तो इसका फार्मूला देखो, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, एक वचन रहेगा तो डज, बहुवचन रहेगा तो डू नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी आधार पर तो बनाए हैं। सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट हो गया, एक वचन है इसलिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दिए। ठीक है, समझ में आया। एक हम और लिखते हैं सेंटेंस, ये लिख लो कि यदि वाक्य में कर्ता एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और कर्ता अगर बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ये नहीं लिखोगे तो आज तो समझ जा रहे हो, 2 दिन बाद भूल जाओगे कि ये डज नॉट एक वचन में लगता था या बहुवचन में लगता था, यही भूल जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम जैसे होपलेस टाइप के हो, कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, या फिर ये नहीं पढ़ना चाहते थे? नहीं पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले जो सरल वाक्य किए थे ना, जिसमें नहीं था, वो अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब वो सरल वाक्य था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक वाक्य, इसमें ना जुड़ा हुआ है, नहीं शब्द का प्रयोग किया हमने, और नहीं शब्द के प्रयोग के हो जाने की वजह से डज या डू बढ़ जाएगा इसमें। हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने दिया कि लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं, तो लड़के क्या हो गया, एक वचन की बहुवचन, लड़के। हमने अब नॉर्मल सी बात है, किसी ने कहा लड़के खेल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा है वो, चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 4 हो, लेकिन एक नहीं है। एक होता तो कहता लड़का खेल रहा है, लेकिन कहा कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, मतलब ये बहुवचन है। और बहुवचन में जब भी रहेगा तो हमने यहाँ आपको बताया है कि बहुवचन में रहेगा तो डू नॉट का प्रयोग होगा नकारात्मक वाक्य में। तो बॉयज डू नॉट प्ले, अब यहाँ यस या ईएस भी नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि डू नॉट या डज नॉट नकारात्मक वाक्य में सिर्फ यही देखा जाता है और ये सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो यहाँ क्या रहेगा, बॉयज डू नॉट प्ले इन द फील्ड। ठीक है, तो ये समझ गए। यस सर। अभी ये आपका प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह के जो वाक्य बनते हैं वो हम बता रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस आएगा प्रेजेंट का, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 तरह के वाक्य होते हैं और एक एक वाक्य 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से ये दूसरा वाक्य बता रहे हैं। पहला अफर्मेटिव बताया सरल वाक्य, दूसरा ये निगेटिव वाक्य, तीसरा बताएं कि ओवर हो गया। इसका कुछ होमवर्क नहीं हम लोग करके खुद से लाए, खुद से करके लाए। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका 4 5 वाक्य कर लेना। तुम भी यस हाँ कर कर लोगे। वाक्य तो अपने मन से नहीं लोगे। वो जाता है, वो खाता है, वो नहाता है, वो सोता है, वो गाता है, वो रोता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का नेगेटिव बनाओगे, वो नहीं जाता है, वो नहीं खाता है, वो नहीं रोता है, वो नहीं हंसता है, वो नहीं सोता है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो 4 5 वाक्य इसका कर लेना। अब एक दिन में सब बता देंगे तो सब चला जाएगा। सब डिलीट नहीं मारेंगे हम, तुम्हारे दिमाग से डिलीट हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको यही खत्म करते हैं। इसका जो नियम है ना, ये नियम जरूर लिखना, नियम जरूर लिखना। और ये सूत्र जो ये फार्मूला हम लिख दे रहे हैं इसको भी लिखना। नहीं, इसको जब एक बार देख लोगे तुम्हें समझ में आएगा सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होता है और डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, सामने हमने लिख ही दिया है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। हाँ फील्ड वन मैदान हाँ, फील्ड वन मैदान। हमने फील्ड नहीं लिखा क्या, FIELD फील्ड, फील्ड माने मैदान। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम इसको खत्म करके अपना दूसरा क्लास पढ़ाते हैं।